हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि आपका जेट एग्ज़ाम 2026 कंप्लीट हुआ है, जो आपने अभी तो आज मैं आपसे बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? इसमें से बॉटनी से लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं, जूलॉजी से लगभग 10 क्वेश्चंस आए हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? अब जब से अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेनिक बीटी फसलें हैं, यानी कि जो अपना ट्रांसजेनिक होता है जिसमें अपने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, उसमें अपने क्या चेंज कर यानी बीटी फसलें कौन सी है? नेमेटोड वाली या रोग प्रतिरोधी वाली या कीट प्रतिरोधी वाली? आपने पता था क्राइजीन जो होता है वो हम बीटी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला हमारा कीट प्रतिरोधी पादप, यानी कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट होने वाला है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? देखो डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड है इसे अपने क्या कहते हैं? इसे ही अपने क्या कह पाते हैं? इसे हम इजीली कह पाते हैं आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर कह पाते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पादप उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल पादप के टुकड़ों को हम क्या कह सकते हैं? उसे हम सोमोक्लोन कह सकते हैं, कैलस कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? एक्सप्लांट कह सकते हैं। एक्सप्लांट मीन कर्तोतक। अब कर्तोतक क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम कर्तोतक की बात करें तो कर्तोतक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्तोतक हो जाएगा, ठीक है? जो आपको दिख रहा है आंसर में कर्तोतक इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्तोतक होता क्या है? आपने पता है प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम पढ़ते हैं उसमें जो भी अपने जड़ तना पत्ती का कोई भी टुकड़ा जिसे अपने लैब में जिसे अपने नया प्लांट ग्रोथ करवा सकते हैं, उस मूल टुकड़े को अपने क्या कहते हैं? एक्सप्लांट या कर्तोतक कह देते हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जया और रत्ना उच्च उपज देने वाली अर्ध वामन किस्में किस फसल की किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं, जैसा कि आपको आंसर में दिख भी रहा है। किसकी किस्में हैं? ये धान की किस्में हैं। इसकी है धान की किस्में हैं। आपने पढ़ा होगा भारत में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस समय जो धान यानी चावल की अपने अधिक पैदावार देने वाली कुछ किस्में थी, ठीक है ना? जिसमें जो कम लंबाई वाली थी उसे अपने अर्धवामन किस्में बोलते थे। उसकी दो दो मुख्य किस्में थी, कौन कौन सी? जया और रत्ना। यानी जय और रत्ना किसकी हो जाएगी? धान यानी चावल की किस्म हो जाएगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, कपास के पौधों में बीजों से प्राप्त लिंट से मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थों से वो बना होता है? तो वो आपको अच्छे से पता रहता। यानी कपास, कपास क्या प्लांट, अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है 90% से अधिक जो सेलुलोज होता है उसकी कोशिका भित्ति में है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यानी अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपने। व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब हमें क्या करना है? व्यवसायिक यानी कमर्शियल इसबगोल प्राप्त करना है, तो वो हमें किससे प्राप्त होगा? फल से या स्टेम से या सीड से या रूट से? तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? सीड से मिलेगा। इसबगोल का नाम आपको आई थिंक याद आ रहा है मेरे को, प्लेंटेंगो ओवेटा ऐसा कुछ नाम होता है उसका, बोटेनिकल नेम। इसके जो बीज होते हैं उसको बीज और इसके विशेष रूप से उसके छिलके जैसे अपने हस्क कहते हैं, इसका मेडिसिनली एंड कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हमारे पेट से जुड़ी हुई कुछ भी समस्या होती है जिसमें अपने बीजों की भूसी का उपयोग कर लेते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गेहूं धान मक्का जैसे अनाज की फसलें किस कुल में आती है? ये हमें अच्छे से पता है ये किस कुल में आती है। ये आती है हमारे पोइसी या ग्रेमिनी फैमिली में आती है। किस में आती है? पोइसी या ग्रेमिनी फैमिली में आ जाती है, ठीक है ना? पोइसी या ग्रेमिनी फल जिसे अपने ग्रास फैमिली बोलते हैं, आपको पता है इसमें गेहूं चावल मक्का बाजरा गन्ना सभी इसी में आ जाती है, ठीक है? ये मोनोकोट फैमिली भी होती है, आपको अच्छे से पता है। निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम कैजनस कैजन है?
तो आपको पता है ये अरहर, तुअर की जो दाल होती है ना, तुअर वाली दाल, उसे अपन क्या कहते हैं, कैजनस कैजन कहते हैं। ठीक है ना। ये किस फैमिली में आती है, ये फैमिली फैबेसी में आती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा पहले से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के बाह्य स्थान है। एक्स2, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एक्स2 संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। पवित्र उपवन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। ये पवित्र उपवन किस में आते हैं, सैक्रिव, इसे इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं देखते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं ना, ये पवित्र उपवन होते हैं। जंतु उद्यान, जिसे अपने जू बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एंड अभ्यारण्य। ये देखो, इसमें पवित्र वन, बायोस्फीयर रिजर्व एंड अभ्यारण्य तीनों ही इन सीटू कंजर्वेशन है। बट जो हमारा ये जंतु उद्यान से अपने जो बोलते हैं, ये कैसा हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जंतु उद्यान हो जाएगा। ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके इकोलॉजी से आया है। क्या क्वेश्चन आया, बावड़ी, टांका, जोहड़ और पार संचयन संरक्षण की पारंपरिक विधि है, ये किसके लिए होती है। देखो, आपको कॉमन सेंस की बात है, ये जो बावड़ी है, टांका है, जोहड़, किसके लिए होता है, पानी को बचाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल के संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जल के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको इसमें भी, और होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अल नीनो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे आया, उस वाले पार्ट से आया जो उससे हम पढ़ते थे इकोलॉजी के लास्ट यानी इन्वायरमेंट वाले पार्ट से। अल नीनो जो होता है एक तरह से भूमध्य क्षेत्र में विकसित होता है। ये अटलांटिक महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में होता है, या आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो ये पैसिफिक ओशियन का होता है, यानी प्रशांत महासागर में होता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न होता है, आपको पता है, जो केंद्रीय और पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर का एक समुद्र तरफ तापमान के जो असामान्य रूप से गर्म होने पर पैदा होता है ना। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला अपना कौन सा आता है, अप्रद खाद्य श्रृंखला। अगर यहाँ पे होता चारण खाद्य श्रृंखला तो उसका ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य हो जाता, बट यहाँ पे अप्रद खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, वायवीय शोषण में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, वायवीय शोषण में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। अब वायवीय शोषण जिसे अपने एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसमें अंतिम चरण जो यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो ईटीएस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करता है। ठीक है, और क्या करता है, अपचित होकर जल का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 14, एक द्विसंकर संकरण। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, प्रत्येक जनक द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कितने अच्छे से बताया था। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखें तब हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमें इसमें पता है कितने हेट्रोजाइगस, कितने विषम युग्मजीय है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई लिखा हुआ है। अब इसमें कितने विषम युग्मजीय है, इसमें कितने विषम युग्मजीय है, दो विषम युग्मजीय है। तो हमें सूत्र आता है 2 की घात क्या लगानी है, n लगानी है। अगर हम 2 की घात 2 लगा देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4। तो यही इसका उत्तर होता। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होता, 2 की घात 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। यानी जितने भी विषम युग्मजीय होते हैं ना, वही इसका क्या होता है, इतने युग्मक बनते हैं। अब युग्मक क्या क्या बन सकते हैं आपको पता ही है ना, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन जाएगा, और एक स्मॉल आर कैपिटल वाई बन जाएगा, और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई बन जाएगा। ये 4 प्रकार के गैमेट बन जाएंगे। तो इसका उत्तर सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग आवर कहाँ होता है। अब ये क्वेश्चन हमने क्लास में कितनी बार किया है जिसकी कोई हद नहीं है। ये हमेशा किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य प्रोफेज की पैकाइटिन स्टेज में। इस लाइन को हमने अच्छे से कितनी बार पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रोफेज की पैकाइटिन में होता है ना। तो ये कहाँ होता है, समजात गुणसूत्रों में होता है। क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग आवर होता है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किया है। ठीक है, क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा में निम्नलिखित अंतर होते हैं। त्रिधानी कशाभिकीय पुंमणु, स्वतंत्र युग्मों के बीच संवहनी उत्तक का अभाव। देखो, इसका जो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर बनना चाहिए वो तो संवहनी उत्तक का अभाव, यही उत्तर। ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत हम देखें तो इस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत हमें फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो संवहनी उत्तक क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार कहाँ मिलते हैं, टेरिडोफाइटा में मिलते हैं, हमें अच्छे से पता है। बट
इसका एक अंश स्वतंत्र युग्मकोद्भिद भी हो सकता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर स्वतंत्र युग्मकोद्भिद मिलता है, जबकि टेरिडोफाइटा में स्वतंत्र युग्मकोद्भिद नहीं मिलता है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर डी होना चाहिए। अगर सी उत्तर हुआ तो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो अपने चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? हमने 5 तरह के हार्मोन पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इनमें से हमने क्लियरली पढ़ा है कि एब्सिसिक जो अपना हार्मोन होता है वो कैसा होता है, एब्सिसिक हार्मोन हमारा कैसा होता है, हमेशा इनहिबिटरी होता है, ठीक है ना। हरितलवक के किस भाग में क्लोरोफिल मिलता है? तो ये ग्रेना वाले भाग में मिलता है। किस वाले भाग में मिलता है? ग्रेना वाले भाग में क्या मिलता है? हमें हरितलवक मिल जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। एक पूर्ण पुष्प कौन सा होता है? इसमें बाह्य दलपुंज कैलिक्स मिले, दलपुंज करोला मिले, पुमंग एंड्रोशियम मिले, जयांग गाइनोशियम मिले। ये सारे अपने को जहां पर भी मिले वही क्या होता है, हमारा कंप्लीट फ्लावर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सॉरी, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से किसने आवर्तबीजी पौधों के कृत्रिम वर्गीकरण। अब जब मैंने आपको लीनियस पढ़ाया था तो कितनी बार बताया था कि लीनियस का वर्गीकरण कैसा है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो लीनियस, कैरोलस लीनियस का जो वर्गीकरण है वो कैसा है, आर्टिफिशियल है। तो कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण कैसा कहलाता है, कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है कैरोलस लीनियस। और बेंथम हुकर का कैसा था, प्राकृतिक वर्गीकरण था, ठीक है ना। ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा है। सॉरी। अंडोत्सर्ग की शुरुआत के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी अगर बात करें तो देखो, हार्मोनल स्थिति बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो घटता है असल में, है ना। तो एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं बढ़ता है। ये भी हमने क्लास में सॉल्व किया था अच्छे से, जब हमने लास्ट में कुछ स्लाइडें पढ़ी थी ना, उस समय इसको सॉल्व किया था, जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड पढ़ा था। उस समय मैंने आपको अच्छे से बताया था जी कि जो एस्ट्रोजन होता है वो तो ओव्यूलेशन वाले टाइम पे बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा घट जाता है, उस ग्राफ से हमें याद हो तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। शुक्राणु का एक्रोसोम, अब हमने क्लास में ये भी बहुत बार, जब भी हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो हमने कितनी बार इससे पढ़ा है कि ये जो हमारा एक्रोसोम बनता है वो किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, वो 7.4 होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। ये भी हमने पढ़ा है क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हल्का क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। उस्तर जंतुओं में गैसीय विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों में होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पूरा एक, हमने पूरा एक पाथवे पढ़ा था कि नासा गुहा से, नासिका से, ग्रसनी से होते हुए वो कहाँ तक एयर पहुंच रही है ना। तो लास्ट वाला भाग जो होता है वो एल्व्यूलाई का होता है। किसका होता है, एल्व्यूलाई का होता है, वायुकोश का होता है। किसका होता है, वायुकोश का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एल्व्यूलर थैली, या इसे एल्व्यूलर सैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। अगर आपको वसा में घुलनशील विटामिन याद है, कौन कौन से होते हैं वसा में, ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन कैसे हैं, वसा में घुलनशील है। तो इनको काटो पहले, ए काटा हमने, डी काटा, ई तो है नहीं और के और काट दिया, तो कौन सा बचा, बी। तो ये पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशक है, ठीक है। देखो ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, बट इसका राइट आंसर जो है ना वो पाइरेथ्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइरेथ्रम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई और एथ्रम। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, दीमक की कौन सी जाति या जातियां मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचना और आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो केवल सैनिक होते हैं या श्रमिक और सैनिक होते हैं। तो इसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, थोड़ा आप भी बताओ। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर श्रमिक और सैनिक होना चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, श्रमिक और सैनिक होना चाहिए। केंचुए की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। उपयुक्त नहीं है पूछा हमसे, तो वो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, फेरिटिमा पोस्थुमा। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फेरिट्यूमा पोस्थुमा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कीट व रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र एवं फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? तो वो क्या आता है, कृषण यानी कल्चरल विधि में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, कृषण या कल्चरल मेथड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। खपरा भृंग के जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? तो केवल लार्वा पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केवल लार्वा ही होता है। अगर आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 31 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा व्हाइट ग्रब के लिए सही है? तो इसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा, ठीक है ना। कोलियोप्टेरा और कुल क्या हो जाएगा, स्क्रोबिडे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, केंचुए, अब देखो जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब कितना अच्छे से बताया था कि एक, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। जो केंचुआ होता है उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं मिलता है, वो अपनी स्किन से ही कर लेता है। इसमें तो क्वेश्चन क्या है, केंचुओं में निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, तो श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज, ये क्वेश्चन आसान नहीं है सभी के लिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पर मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाया था श्वसन के लिए, ठीक है ना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आगे देखो, अमीबा, अमीबा भी हमने बिल्कुल लास्ट टाइम में पढ़ा था। अमीबा, अमीबा के पोषण का तरीका कैसा होता है? मैंने बिल्कुल आपको स्लाइड में बताया था। अमीबा होलोजोइक होता है, प्राणी संभोजी होता है और फैगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पेट और आंत की परत में पाए जाने वाले उत्तक कौन से होते हैं? शल्की और घनाकार, स्तंभाकार और घनाकार, और केवल स्तंभाकार या केवल घनाकार? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होना चाहिए केवल स्तंभाकार उपकला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट होना चाहिए, केवल स्तंभाकार उपकला, ठीक है। कोलमनार एपिथेलियम। वर्गिकी, वर्गिकी की मूलभूत अंतःक्रिया कौन सी होती है? हमने कितना अच्छा से पढ़ा इस क्वेश्चन को, वर्गिकी की मूलभूत अंतःक्रिया, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ी इंग्लिश चाहिए। हमने पढ़ा था ना INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद है ना, INC। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, एन का मतलब नोमेनक्लेचर, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, यानी पहले पहचान करो, फिर उसका नामकरण करो, फिर उसका वर्गीकरण करो। तो देखो ये चीज तीनों कहां पर है, ऑप्शन नंबर कौन सा देखो, अपने पहले डी देखो, उसमें एक लक्षण वर्णन उसने एक्स्ट्रा दिया है, यानी जब जहां पढ़ा था ना फाइलोजेनी, उसने उसको नाम क्या दिया, लक्षण वर्णन, फिर उसने वर्गीकरण दिया, फिर उसने नामकरण दिया, यही नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है, सॉरी। इसका उत्तर राइट आंसर होना चाहिए हमारा, इसका उत्तर होना चाहिए पहचान, वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लक्षण वर्णन, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन भी आ गया उसमें, नोमेनक्लेचर भी आ गया, क्लासिफिकेशन, तीनों आ गए, और साथ में क्या आएगा, लक्षण वर्णन, यानी इसे बोलते हैं अपने कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 36 देखो, 36 में लिखा है, क्रूसीफेरी पौधे में लगने वाले श्वेत कीट व्हाइट रस्ट निम्नलिखित में किसके कारण होती है? पक्सीनिया या एल्ब्यूगो? तो बिल्कुल ये एल्ब्यूगो के कारण होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, सिट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास सेट्री से होता है, किससे होता है, जेंथोमोनास सेट्री से होता है, किससे होता है, साइट्रस कैंकर किससे होता है, जेंथोमोनास सेट्री से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण में अपने पता है कॉपर सल्फेट, मैंने अच्छे से पढ़ा पर मैंने कभी पढ़ाया तो नहीं टॉपिक ये, बट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 39, बाजरे में मृदु रोमिल आसिता होती है, तो इसका उत्तर राइट क्या होना चाहिए 39 का, स्केलोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, स्केलोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आप थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है जो मेरे लेवल के नहीं है तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके अनुवांशिक दोषों को ठीक करने का विशेष रूप से क्या कहते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा, जीन थेरेपी, है ना,
जिसमें हमने पढ़ा था ना SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें क्या होता है ADA की कमी होती है, एडिनोसिन डाई अमीनेज की कमी होती है, वो सभी किस में आता है, जीन थेरेपी में आता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जितना क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो हमने पढ़ा था और पेपर में नहीं आया, है ना। यानी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे और जो टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, यानी जिसने भी अच्छे से स्टडी की है उसके 40 में से 30 से 35 तो सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक एनालिसिस भी किया है, बॉटनी एंड प्लांट फिलोलॉजी के क्वेश्चन 14 आए हैं, जूलॉजी एंड एनिमल फिलोलॉजी क्वेश्चन 10 आए हैं, और जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन 6 आए हैं, और बाकी इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन खूब आए हैं। क्योंकि आप इकोनॉमिक बॉटनी बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर में पढ़ लेते हो, इसलिए मैंने उस लेवल तक ही नहीं पढ़ाई थी आपको, बट आपने इकोनॉमिक बॉटनी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मुझे पता है, तो आपने उसके क्वेश्चन सारे सही किए होंगे। बाकी जूलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे और आपने अच्छे से किए भी होंगे, और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना स्कोर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।